अध्याय 7। इसके पहले हम 6 अध्याय खत्म कर चुके हैं और ये हमारा 7वां अध्याय है। तो आइए शुरू करते हैं। एक और राम अपने आश्चर्य पर काबू करते हुए अपने विचारों को शब्दों में आने से रोक रहे थे। यह उसकी 5वीं प्रेयसी है। करपच में मिली पराजय को 17 वर्ष बीत चुके थे। 16 साल की उम्र में भरत प्यार की खुशी तलाश चुके थे। आकर्षक और करिश्माई भरत को लड़कियां भी उतना ही पसंद करती थी जितना वह लड़कियों को। कबायली परंपरा के अनुसार मुखिया वरुण के कबीले की महिलाएं सक्षम थी और अपनी खुशी के लिए किसी से भी संबंध बनाने को स्वतंत्र भी थी, और भरत उन सब में खासे लोकप्रिय थे। वह राम की तरफ आ रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लड़की का हाथ थाम रखा था जो यकीनन उनसे आयु में बड़ी थी। शायद वह 20 के करीब रही होगी। कैसे हो भरत? कभी भी बढ़िया नहीं होता दादा, भरत ने दांत दिखाते हुए कहा। जरा ठीक काम होता है तभी कुछ बुरा हो जाता है। राम मृदुलता से मुस्कुराए और सम्मान से लड़की की ओर मुखातिब हुए। दादा, भरत ने कहा, मैं आपको राधिका से मिलवाता हूँ। यह मुखिया वरुण की बेटी है। आपसे मिलकर खुशी हुई। राम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए कहा। राधिका ने आश्चर्य से बोहे उठाई। भरत सही कह रहे थे, आप तो निहायत ही औपचारिक है। लड़की की स्पष्टवादिता पर राम की आंखें फैल गई। मैंने ऐसा नहीं कहा था। भरत ने विरोध जताते हुए राधिका का हाथ छोड़ दिया। मैं अपने दादा के लिए ऐसे शब्द कैसे बोल सकता हूँ? राधिका स्नेह से भरत के बालों में हाथ फिरा रही थी। ठीक है, शब्द मेरे अपने हैं, लेकिन मुझे आपकी औपचारिकता पसंद आई और भरत को भी वह पसंद है। लेकिन मुझे यकीन है कि आप इस बात को पहले से जानते होंगे। धन्यवाद। राम ने अपना अंगवस्त्र ठीक करते हुए कहा। राधिका राम की असहजता पर हंस रही थी। यहाँ तक कि राम भी, जो प्रायः स्त्रियों से दूर रहते थे, उसकी खूबसूरत हंसी को अनदेखा नहीं कर पाए। वह बिल्कुल ऐसे लग रही थी मानो अप्सरा। राम ने ध्यान से संस्कृत में भरत से बात की ताकि राधिका समझ ना पाए। सा वर्तते लावण्यवती। यद्यपि भरत भी प्राचीन संस्कृत को राम के जितना ही समझ पाते थे, लेकिन वह इस तारीफ को समझ गए थे। राम ने कहा, यह बहुत सुंदर है। इससे पहले कि भरत कुछ कह पाते, राधिका बोल उठी, अहम जनामी, मैं जानती हूँ। शर्माए हुए राम कह उठे, प्रभु ब्रह्मा कृपा करे। तुम तो प्राचीन संस्कृत भी जानती हो? राधिका मुस्कुराई। हम भले ही इन दिनों आधुनिक संस्कृत बोलते हो, लेकिन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्राचीन संस्कृत का आना बहुत जरूरी है। भरत ने बात बीच में काटी। दादा, केवल उसकी बुद्धिमानी पर मत जाइए, वह बहुत खूबसूरत भी है। राम ने मुस्कुराकर एक बार फिर अपने हाथ जोड़े। क्षमा चाहता हूँ राधिका, अगर मैंने किसी तरह तुम्हें ठेस पहुंचाई हो। राधिका मुस्कुराई। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना भला किसे बुरा लगेगा? मेरा छोटा भाई खुशकिस्मत है, मैं भी कुछ कम खुशकिस्मत नहीं। राधिका ने भरोसा दिलाया। उसका हाथ अभी भी भरत के बालों को सहला रहा था। राम देख सकते थे कि भरत बिल्कुल फिदा है। यकीनन इस बार बात पहले से अलग थी। राधिका उनकी पिछली प्रेयसियों से भिन्न थी, लेकिन उन्हें कबायली लोगों की परंपरा भी पता थी। उनकी लड़कियां बेशक आजाद थी, लेकिन वे अपने समुदाय से बाहर विवाह नहीं कर सकती थी। उनका कानून उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता था। राम इसका कारण तो नहीं समझते थे। शायद यह उन लोगों की शुद्धता को बचाने का प्रयास हो, या फिर यहाँ की शहरी लोग इन्हें प्रकृति से दूर कर देंगे। वह बस उम्मीद कर रहे थे कि इन सब में उनके छोटे भाई का दिल न टूट जाए। तुम कितना मक्खन खाओगे? राम भरत की लत को नहीं समझ सकते। तीसरे प्रहर का आखिरी घंटा संध्या समय राम और भरत गुरुकुल में एक वृक्ष के नीचे सुस्ता रहे थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न इस खाली समय का उपयोग घुड़सवारी के अभ्यास में कर रहे थे। दरअसल वे अब खुले मैदान में तेजी से घोड़ा दौड़ाने लगे थे। चारों भाइयों में लक्ष्मण सबसे बेहतर घुड़सवार थे। वह शत्रुघ्न को आराम से हरा देते थे। मुझे यह पसंद है दादा, भरत ने कंधे झटक कर कहा। उनके मुंह पर मक्खन लगा था। लेकिन यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है, यह वसा बढ़ाता है। भरत ने सांस रोककर छाती फुलाकर अपनी मांसपेशियां दिखाई। क्या मैं आपको मोटा दिखाई देता हूँ? राम मुस्कुराए। लड़कियों को यकीनन तुम आकर्षक नहीं लगोगे, तो मुझे लगने न लगने से क्या होता है? बिल्कुल, भरत ने चहक कर कहा। वह घड़े में से और मक्खन निकालकर खाने लगे। राम ने अपना हाथ भरत के कंधे पर रखा। राम के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर भरत ने खाना बंद कर दिया। राम ने नरमाई से कहा, भरत तुम जानते हो? भरत ने तुरंत उन्हें बीच में रोक दिया। ऐसा नहीं होगा दादा। लेकिन भरत, दादा मेरा भरोसा करो, मैं लड़कियों को आपसे ज्यादा अच्छी तरह समझता हूँ। तुम जानते हो कि मुखिया वरुण के लोग, दादा, वह भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूँ। राधिका मेरे लिए अपने नियम को तोड़ देगी, वह मुझे नहीं छोड़ेगी, भरोसा करो। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे यकीन है। लेकिन भरत, दादा मेरी चिंता मत करो, बस मेरे लिए खुश हो जाओ। राम ने हार मान ली और उनका कंधा थपथपाया। तो ठीक है, मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भरत ने नाटक के अंदाज में अपना सिर झुकाया। आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब। राम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई। आपको बधाई देने का मौका मुझे कब मिलेगा दादा? भरत ने पूछा। राम ने त्योरी चढ़ाकर भरत को देखा। क्या आपको कोई लड़की अच्छी नहीं लगती? यहाँ या अयोध्या में? वहाँ भी तो छुट्टियों में हम बहुत सी लड़कियों से मिलते हैं। कोई इस काबिल नहीं? कोई भी नहीं? आपको किसकी तलाश है? राम ने दूर देखते हुए कहा। मुझे एक नारी चाहिए, लड़की नहीं। आहा,
मैं हमेशा से जानता था कि इस गंभीर मुखौटों के पीछे कोई शरारती शैतान छिपा है, राम ने आंखें घुमाते हुए कहा। राम ने आंखें घुमाते हुए भरत को चोटी काटी। तुम जानते हो कि मेरा वो मतलब नहीं था, तो आपका क्या मतलब था? मुझे एक अपरिपक्व लड़की चाहिए। प्रेम तो गौण होता है, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं। मुझे कोई ऐसी चाहिए जिसका मैं सम्मान कर सकूं। सम्मान? भरत ने भौहें सिकोड़ी। सुनने में उबाऊ लग रहा है। एक रिश्ता महज मजे के लिए नहीं बनाया जाता। यह उस विश्वास और ज्ञान पर आधारित होता है जो आपको आपके भागीदार से मिलता है। जुनून और उत्साह में बने रिश्ते ज्यादा नहीं चलते। सच में? राम ने तुरंत अपनी बात सुधारी। यकीनन राधिका और तुम्हारी बात अलग है। भरत ने सहमति जताई। शायद मुझे एक ऐसी महिला की जरूरत है जो मुझसे बेहतर हो। एक ऐसी महिला जो मुझे अपनी प्रशंसा में सिर झुकाने पर विवश कर दे। दादा, आप अपने बड़ों और माता पिताओं के सामने सिर झुकाते हो। पत्नी वह होती है जिसके साथ आप अपनी जिंदगी जुनून बांटते हो। भरत ने शरारती मुस्कान से कहा। फिर सलाह देने के अंदाज में बुहे चढ़ाते हुए कहा, प्रभु ब्रह्मा कृपा करे। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है जो आपसे शादी करेगी। आपका संबंध तो इतिहास में दर्ज किया जाएगा, सबसे उबाऊ होने का कारण। राम बहुत जोर से हंसे। उन्होंने खेल में भरत को आगे धकेल दिया। भरत ने भी घोड़ा छोड़कर राम को पीछे धकेला और वहां से उठकर भाग गए। तुम मुझसे नहीं भाग सकते भरत, राम कहते हुए तेजी से अपने भाई के पीछे भागे। आप किसका पक्ष लेंगे? आगंतुक ने पूछा। गुरुकुल में एक रहस्यमयी अजनबी ने चुपचाप रात में प्रवेश किया था। किस्मत से उस समय लक्ष्मण घुड़सवारी कर रहे थे। जब वह वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक अजनबी घोड़े को सावधानी से आश्रम परिसर में कुछ दूर पर बांध रहा था। उन्होंने शांति से अपने घोड़े को अस्तबल में बांधा। फिर अयोध्या के राजकुमार ने गुरुजी को इस संभावित घुसपैठिए के बारे में सूचित करने का निर्णय लिया। वशिष्ठ के कमरे को खाली पाकर लक्ष्मण का संदेह और गहरा हो गया। अपने डर पर काबू न रखकर उन्होंने सब पता लगाने का तय किया। उन्हें आखिरकार वशिष्ठ भी उसी पुल के नीचे खड़े दिखाई दिए जो रहस्यमयी आगंतुक से बात कर रहे थे। लक्ष्मण कुछ आगे जाकर झाड़ियों के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगे। मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, वशिष्ठ ने जवाब दिया। गुरुजी, आपको जल्दी कुछ निर्णय लेना होगा। क्यों? यद्यपि आगंतुक स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा था, फिर भी लक्ष्मण ने उन्हें देखने की पूरी तरह कोशिश करी। मध्यम प्रकाश भी उस अजनबी की असामान्य रूप से गोरी रंगत, विशाल कायकत और हल्की मांसलता को छिपा नहीं पा रहा था। उसके शरीर पर रोए जैसे बाल थे और पीठ के निचले भाग से विचित्र तरह का अंग बाहर निकल रहा था। स्पष्टता यह खतरनाक नागा सप्त सिंधु के डर व्याप्त करने वाली प्रजाति से था। उसने अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं किया था, जैसा कि अधिकतर नागा करते हैं। वे या तो चेहरे पर नकाब लगाते हैं या तो सिर से पैरों तक ढकने वाली पोशाक पहनते हैं। उसने कमर के निचले हिस्से में धोती बांधी हुई थी, क्योंकि वे तुम तक आ पहुंचे हैं। अर्थपूर्ण नजरों से देखते हुए नागा ने वशिष्ठ से कहा, तो आपको डर नहीं लग रहा? वशिष्ठ ने कंधे झटक कर कहा, मुझे डर क्यों लगना चाहिए? नागा नम्रता से मुस्कुरा दिया। वीरता और मूर्खता में अंतर करने वाली रेखा बहुत बारीक होती है और वह रेखा पुनरावलोकन करने पर ही दिखाई देती है मेरे मित्र। मैं सफल होता हूँ तो लोग मुझे वीर कहेंगे, अगर असफल हुआ तो मूर्ख कहेंगे। मुझे वही करने दो जो मुझे सही लगता है। फैसला मैं भविष्य के हाथों छोड़ता हूँ। नागा ने असहमति से अपनी ठुड्डी हिलाई, लेकिन उसने बहस को वहीं बंद कर दिया। आप मुझसे अभी क्या चाहते हैं? अभी तो कुछ नहीं, इंतजार करो, वशिष्ठ ने कहा। क्या आपको पता है रावण? हाँ, मैं जानता हूँ। और फिर भी आप यहाँ रहकर कुछ नहीं करना चाहते? रावण, वशिष्ठ बुदबुदाए। बहुत सावधानी पूर्वक बोले, उसका भी फायदा उठाया जा सकता है। लक्ष्मण इस झटके को बमुश्किल सह पाए। यद्यपि इस किशोर को पता था कि इस समय चुप ही रहना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि आप सम्राट दशरथ के खिलाफ विद्रोहियों को तैयार कर रहे हैं, नागा ने कहा। उसकी आवाज में अविश्वास साफ झलक रहा था। वशिष्ठ हल्के से हंसे। उनके खिलाफ विद्रोह की जरूरत नहीं है। साम्राज्य व्यवहारिक रूप से उनके हाथों से निकल चुका है। वह अच्छे इंसान है, लेकिन निराशा और पराजय की दलदल में डूब चुके हैं। मेरा लक्ष्य बड़ा है। हमारा लक्ष्य, नागा ने दुरुस्त किया। यकीनन, उन्होंने कंधे को थपथपाते हुए कहा, मुझे क्षमा करना, यह हमारा संयुक्त लक्ष्य है। लेकिन अगर लोग सोचना चाहे कि हमारी महत्वाकांक्षा अयोध्या तक सीमित है तो उन्हें सोचने दो। हाँ, यह सही है। मेरे साथ आओ, वशिष्ठ ने कहा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद लक्ष्मण ने गहरी सांस ली। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। गुरुजी, क्या करना चाहते हैं? क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? रास्ता साफ देखकर लक्ष्मण वहां से भागकर राम के कक्ष में पहुंचे। लक्ष्मण, जाओ और सो जाओ।
उन्हें दे, राम ने चिढ़ते हुए कहा। उन्हें घबराए हुए लक्ष्मण ने नींद से जगा दिया था। वह जल्द से जल्द अपने भाई को उस षड्यंत्र की सूचना देना चाहते थे जो उन्होंने अभी अपने कानों से सुना था। दादा, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ कुछ हो रहा है। वह अयोध्या से जुड़ा है और गुरुजी भी उसमें शामिल है, लक्ष्मण ने जोर दिया। क्या तुमने भरत को बताया? बिल्कुल नहीं, वह भी इसमें शामिल हो सकते हैं, राम ने लक्ष्मण को घूरा। वह भी तुम्हारा दादा है लक्ष्मण। दादा, आप बहुत सीधे हो। आप अयोध्या से जुड़े उस षड्यंत्र को देखने से मना कर रहे हो जिसमें गुरुजी भी शामिल है, दूसरे लोग भी होंगे। मैं सिर्फ आप पर भरोसा कर सकता हूँ। आप ही हम सबकी रक्षा कर सकते हो। मेरा काम आपको बताना है, अब जांच करना आपका काम है। जांच करने के लिए कुछ नहीं है लक्ष्मण। अपने कक्ष में जाओ और सो जाओ। दादा, लक्ष्मण अपने कक्ष में जाओ अभी। अध्याय 7 समाप्त।